दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस छुट्टी के दिन यानी रविवार के दिन उस वक्त बुलाई गई जिस वक्त राहुल गांधी अपनी वोट अधिकार यात्रा को लेकर के निकल रहे थे। बिहार के सासाराम से राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी और जब राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा निकल रही थी उस वक्त एसआईआर को लेकर जो सवाल उमड़ रहे थे या कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर के जिस तरह से लोकसभा का नतीजा सिर्फ एक विधानसभा सीट से पलट देने जैसे आरोप राहुल गांधी ने लगाए, महाराष्ट्र चुनाव में कई कई इलाकों में कई कई कंस्टिट्यूएंसी में बड़ी संख्या में लोकसभा से विधानसभा चुनाव के बीच के केवल 4 महीनों में वोटर ऐड कर दिए गए, तो इन तमाम सवालों को देख करके जिस प्रकार से जवाब की उम्मीद थी वो जवाब नहीं मिला। ज्ञानेश कुमार और उनके दो साथी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लुआब यही नजर आ रहा था कि राहुल गांधी या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो आरोप बेबुनियाद है। वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं उस यात्रा को कहीं ना कहीं उसको गलत साबित करने के मकसद से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इस बात को कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि वोटर लिस्ट में एसआईआर के नाम पर खेल हो रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। खुद मैं जहां से वोटर हूं, जिस विधानसभा सीट से, मेरे घर के पते पर मेरे घर के 2 सदस्यों का नाम किसी दूसरे हाउस नंबर पर ऐड कर दिया गया है, जबकि मेरे हाउस नंबर पर दूसरे लोग जिन्हें मैं पहचानता तक नहीं हूं, 6-6 लोगों का नाम मेरे हाउस नंबर पर ऐड कर दिया गया है। ये जो ड्राफ्ट रोल आया है ये उसकी हकीकत है, ये उसकी कारगुजारियां है। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब लोगों को उम्मीद थी, हम सबको उम्मीद थी, हमारे कई पत्रकार साथी वहां मौजूद थे, सबको उम्मीद थी कि आखिर कुछ वाजिब सवालों का जवाब तो दे ही दिया जाएगा। लेकिन वाजिब सवालों का जवाब दिया नहीं गया। जिस प्रकार की परिस्थितियों में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई उसमें सबसे पहला और नायाब नमूना सवालों से बचने का कैसे निकाला गया उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल 5-5 पत्रकारों से एक साथ सवाल लिए जाते थे और 5-5 पत्रकारों से एक साथ सवाल लिए जाते थे तो किसी के पास कम से कम 2 सवाल से कम होते नहीं थे, यानी 10 से 12 सवाल तो हो ही जाते थे। अब उसमें किस सवाल का जवाब, जो टफ सवाल है, जो वाजिब सवाल है, उस सवाल का जवाब छोड़कर स्किप कर कैसे आगे निकल जाना है, ये आज ज्ञानेश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ दिखा। परंजय गुहा ठाकुरता ने महाराष्ट्र के इलेक्टोरल रोल का सवाल उठाया, स्किप करके निकल गए, जवाब नहीं दिया। ठीक इसी प्रकार से मुकेश कुमार सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जब डुप्लीकेसी का सवाल है, एक से ज्यादा जगह पर वोटर लिस्ट में नाम ऐड होने का सवाल है, उन सवालों से कैसे स्किप कर गए ज्ञानेश कुमार? तो इसीलिए स्किप कर गए क्योंकि एक साथ 5-5 सवाल पूछे गए। उधर राहुल गांधी की यात्रा में जो भीड़ उमड़ी वो हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भीड़, कितना बड़ा हुजूम राहुल गांधी के साथ चल रहा था। पूरा बिहार, पूरा सासाराम ऐसा लग रहा था कि सड़कों पर उतर गया हो, क्योंकि बात अधिकार की हो रही है। 10 सालों के अंदर बिहार के मतदाताओं ने कभी आरक्षण बचाने के नाम पर वोट डाला तो कभी संविधान बचाने के नाम पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का बड़ा हिस्सा वोट डालने पहुंचा। और अब वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से वोट अधिकार बचाने की जब बात हो रही थी तो मंच पर चाहे लालू यादव हो, अपनी फनी स्पीच फनी अंदाज में देते हुए वो नजर आए, जो उनका चिरपरिचित अंदाज है, लेकिन उस अंदाज से कहीं ज्यादा ज्ञानेश कुमार का अंदाजे बयां बहुत कुछ कह रहा था कि क्या गोदी मीडिया की तरह सत्ता की गोदी में संवैधानिक संस्थाएं भी बैठ रही हैं? इन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? दरअसल मंगलवार की शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जिन 65 लाख वोटर्स के नाम डिलीट किए गए हैं उनका डेटा वेबसाइट पर अपलोड करना है, उनकी जानकारी सार्वजनिक करनी है। वो जानकारी सार्वजनिक करने के बारे में आज तक कुछ बताया नहीं। आधार को लेकर मुकेश कुमार सिंह ने सवाल पूछा कि आखिर जब आधार कार्ड ही एकमात्र ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबके पास है या फिर एपिक कार्ड है, उन दोनों को बाहर क्यों किया गया? इसको लेकर के कोई सवाल, कोई जवाब नहीं दिया गया। परंजय गुहा ठाकुरता का सवाल महाराष्ट्र को लेकर था, उससे भी बचने की कोशिश हुई। लेकिन किन किन सवालों से बचने की कोशिश हुई, यदि सिलसिलेवार ढंग से मैं आपके सामने रखूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5 पत्रकारों से यानी 10-11 सवाल एक बार क्यों लिए जाते थे, एक एक कर सवाल, एक एक कर जवाब क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि सबका जवाब देना पड़ता और वहां एक्सपोज होने का खतरा था।
तो एक्सपोज होने से बचने के लिए क्या क्या किया गया, अब जरा देखिए। सबसे पहले एसआईआर चुनाव से पहले क्यों महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में एसआईआर क्यों नहीं कराया गया? वहां तो बड़ी संख्या में वोटर बढ़ गए थे महाराष्ट्र में। ये सवाल था, ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब लोग उम्मीद कर रहे थे कि बिना सवाल पूछे आयोग खुद ही दे देगा। कोई जवाब नहीं आया। उसके आगे आप देखिए कितने लोग बिहार में हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और कई सारे नेताओं से मेरी बात हुई है, अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी ऑफ द रिकॉर्ड अधिकारियों ने और ऑन द रिकॉर्ड नेताओं ने ये बात खुलेआम कहा है, साफ साफ कहा है कि देखिए जिनके नाम, जिनको मृत बता करके जिनके नाम काटे गए हैं, उनके नाम तो पार्टियों के लोग ऐड करवा लेंगे, जुड़वा लेंगे। जो 65 लाख में कुछ मृत हो भी गए होंगे, कुछ का देहांत भी हो गया होगा, हो सकता है थोड़े बहुत पलायन भी कर गए हो, थोड़े बहुत लोगों के 2 जगह नाम भी हो, लेकिन जिनके वाजिब नाम कटे हैं लापरवाही की वजह से या किन्हीं और वजहों से, उनके नाम तो पोलिंग एजेंट और पार्टियों के कार्यकर्ता ऐड करवा लेंगे। असल सवाल यह है जिसके बारे में बिहार में एक अनुमान के मुताबिक लोग कह रहे हैं कि जो 7 करोड़ 22 लाख वोटर एसआईआर फॉर्म भरे हैं, उनमें से तकरीबन आधे हैं जिन्होंने 11 डॉक्यूमेंट जो चुनाव आयोग के द्वारा कहे गए उनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया। अब सवाल ये उठता है कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं लगाया उनका नाम ड्राफ्ट रोल में तो है, अगर उनमें से एक आध करोड़ लोगों के नाम हटा दे और फिर जैसा कि आज ज्ञानेश कुमार कह रहे थे कि 1 तारीख तक, 1 सितंबर तक दे दीजिए, अन्यथा 30 सितंबर को जब वोटर लिस्ट आ जाएगी उसके बाद कुछ नहीं बचेगा देने के लिए। सवाल यह है, मूल सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल है दरअसल कि जिनका नाम काटा गया है, जिनका नाम बिना डॉक्यूमेंट के जोड़ा गया है, उनके साथ फाइनल रोल जब आएगा, फाइनल वोटर लिस्ट जब आएगी 30 सितंबर को, उसमें क्या किया जाएगा इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है। जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे वही बिना डॉक्यूमेंट के गए। जो 11 डॉक्यूमेंट दिए गए कि 10वीं का या यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अब जो 10वीं पास होगा वही तो देगा। और क्या जो व्यक्ति 10वीं पास नहीं है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है? ये कौन सा संविधान कहता है? ये कौन सा कानून कहता है? ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है? ये कौन सा संसद द्वारा बनाया गया विधायी कानून कहता है? या कौन सी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है? कोई नहीं कहता। भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्शन के नाम पर 18 साल से कम उम्र, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, हर वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। फिर जो 11 डॉक्यूमेंट दिए गए उसको ऐसा क्यों बनाया गया कि ज्यादातर लोगों के पास डॉक्यूमेंट ही ना मिले? अगर आधार और एपिक को अलाउ कर दिया जाता तो दिक्कत क्या थी? एपिक कार्ड यानी वोटर आईडी कार्ड को तो खुद चुनाव आयोग ने जारी किया है, तो क्या अपने द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट पर भी उस संस्था को भरोसा नहीं है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि जिनके नाम बिना डॉक्यूमेंट्स के गए हैं उनका क्या होगा। यह भी कह रहा था आयोग, ज्ञानेश कुमार ये भी कह रहे थे कि जिनके एड्रेस में मकान नंबर 0 लिखा हुआ है, यानी जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास घर बार नहीं है, उनका 0 लिखा जाता है। मैं बता दूं, मेरा मकान नंबर मेरी विधानसभा सीट पर अपने बूथ पर नंबर 1 है, मकान नंबर 1। मेरे परिवार के 2 सदस्यों को दूसरे जगह डाल दिया गया है, मकान नंबर 113 पर। और मेरे परिवार के में ऐसे ऐसे वोटर्स के नाम मेरे मकान नंबर पर है। मैं पढ़ के आपको सुना दूं, आपको हंसी आएगी। और जो ड्राफ्ट रोल है, उस ड्राफ्ट रोल का पन्ना ही मैं पढ़ के बता रहा हूं। देखिए, जो मैं बता रहा हूं ये चुनाव आयोग के दावे पर सवाल है। मेरे बूथ नंबर पर मेरी विधानसभा सीट में वोटर नंबर 1 संदीप कुमार गुप्ता, पिता का नाम वीरेंद्र कुमार गुप्ता। मैं नहीं जानता ये कौन है संदीप कुमार गुप्ता और वीरेंद्र कुमार गुप्ता, लेकिन मेरे मकान नंबर से ये वोटर है। क्या ये फर्जी वोटर है? ये आयोग बताएगा। दूसरा नाम, मेरा नाम है अभिषेक कुमार, मेरा ही मकान नंबर है। चलिए इतना बक्सा है। तीसरा नाम पूजा देवी भरत प्रसाद गुप्ता, पिता का नाम भरत प्रसाद गुप्ता, वोटर का नाम पूजा देवी। मैं नहीं जानता ये पूजा देवी कौन है, ये भरत प्रसाद गुप्ता कौन है। इसके बाद मैं बताऊं, चौथा नाम हरिओम कुमार, पिता का नाम भुटेली शाह। न मैं हरिओम कुमार को जानता हूं, न मैं भुटेली शाह को जानता हूं, लेकिन ये मेरे मकान नंबर से वोटर है, ये मेरे मकान नंबर से वोटर है। पांचवा नाम कन्हैया कुंवर, पिता का नाम भुटेली शाह।
ये भी मेरे मकान नंबर यानी मकान नंबर 1 से वोटर है। छठा नाम अक्षय कुमार, पिता का नाम टुन्नी पटेल, ये भी मेरे मकान नंबर से वोटर है। जिस मकान में जो मेरा घर है, जहां से मैं मतदाता हूं, मेरे एड्रेस पर ये सब वोटर है। और आगे देखिए, 7 नंबर में मेरे परिवार के एक सदस्य का नाम है, वो ठीक है, वाजिब है। 8वां नाम प्रियंका देवी, पति का नाम शत्रुघ्न कुमार, ये भी मेरे मकान नंबर यानी मकान नंबर 1 से वोटर है। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं वो पूर्वी चंपारण जिले की केसरिया विधानसभा सीट है, जहां मैं अपने विधानसभा में अपने बूथ की, अपने घर की बात कर रहा हूं। मैं किसी दूसरे के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की बात नहीं कर रहा, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने जो ड्राफ्ट रोल जारी किया है और मेरे घर में कौन कौन लोगों को सदस्य बना दिया है जिन्हें मैं जानता तक नहीं हूं, इसका जवाब ज्ञानेश कुमार के पास नहीं था। बस सीधे सीधे कह रहे थे कि लोग भारत के संविधान पर प्रहार कर रहे हैं, इस देश के मतदाताओं पर प्रहार कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन जो कारनामा वो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा था। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट आई है, 3 विधानसभा सीटों पर, जी हां, सिर्फ 3 विधानसभा सीटों पर 80,000 ऐसे वोटर पाए गए हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं। ये ड्राफ्ट रोल की बात रिपोर्टर्स कलेक्टिव कर रहा है, उसकी रिपोर्ट है। क्या उसका कोई जवाब है? क्या उसे भी झूठा साबित कर देंगे ज्ञानेश कुमार? राहुल गांधी को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी महादेवपुरा विधानसभा सीट का आंकड़ा लेकर आए, महाराष्ट्र के एक मकान में कई हजार वोटर हो गए उसका आंकड़ा लेकर आए, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब ज्ञानेश कुमार के पास नहीं है। और 5-5 पत्रकारों से 10-10, 11 सवाल एक बार लेकर के किसका जवाब देना है, किसका नहीं देना है, पतली गली से निकल जाना है, वो करते हुए नजर आए हैं। अरे ज्ञानेश कुमार जी, जिन प्रधानमंत्री की सरकार ने आपको बनाया है, कम से कम उन्हीं की बात मान लेते। वो परीक्षा पर चर्चा के दरमियान छात्रों से कहते हैं, स्टूडेंट से कहते हैं कि टफ सवालों को, मुश्किल सवालों को पहले हल करना चाहिए। तो जो मुश्किल सवाल थे उससे आप स्किप क्यों कर गए? उससे ही पहले हल कर लेते। प्रधानमंत्री की सलाह भी आपने नहीं मानी। क्या प्रधानमंत्री के रुख से भी आप इतर जा रहे हैं? ये ज्ञानेश कुमार ने आज जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर लीपापोती की कोशिश की है, उसका ताजा उदाहरण देने के लिए मैंने खुद अपना उदाहरण दिया कि मेरे बूथ पर, मेरे मकान पर क्या क्या हुआ है। एक और महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने स्किप कर दिया है, उसका जवाब खुद से देना चाहिए था। सूत्रों के हवाले से दरअसल खबर चल रही थी कि बिहार में बहुत सारे विदेशी लोग वोटर बने हुए हैं। बांग्लादेशियों का नाम आमतौर पर लिया जाता था। कौन से विदेशी मिले हैं, कितने विदेशी मिले हैं, ये जवाब तो दे देते, ये पता तो चल जाता कि हाँ, बिहार में विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। अमेरिका अपने यहाँ रह रहे, भारत के लोग, उसमें ज्यादातर गुजरात के लोग थे, किस प्रकार से अमानवीय तरीके से भारत भेजा। हम लोग तो कम से कम लोकतांत्रिक लोग हैं, अमानवीय तरीके से बांग्लादेश नहीं भेजते, लेकिन भेज तो देते बांग्लादेश वापस, अगर कोई बांग्लादेश के नागरिक मिलते तो। ये हालात बना हुआ है, इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। आधार को नहीं मानने को लेकर के तो जो रुख था वो अब सुप्रीम कोर्ट में 22 की सुनवाई में पता चलेगा कि आधार को मान्यता दी या नहीं दी। अब आगे देखिए, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल मुझे समझ में नहीं आया कि ज्ञानेश कुमार आखिर ये कर क्या रहे थे, किसी को समझ में नहीं आया। जब वोटिंग की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है और जब वीडियोग्राफी वोटिंग की प्रक्रिया की होती है, तो उस वीडियोग्राफी को यदि आप देखने चले, देखने की कोई कोशिश करें कि क्या वाकई धांधली हुई है, क्योंकि शाम में 5 बजे के बाद 6 बजे वोटिंग का टाइम खत्म होता है, उसके बाद जो 2 दिन बाद डेटा आता है उसमें अचानक 8-10-12% वोट बढ़ जा रहे हैं कई जगह। वो कैसे हो रहा है, पता तो चले कि कैसे बढ़ रहा है। तो आज ज्ञानेश कुमार साहब का आयोग ये कह रहा है, खुद ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि बहु बेटियों माताओं की उसमें फोटो होती है, वो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। अरे भाई, बहु बेटियां माताएं बहनें वो क्या कर रही हैं? वोट डाल रही हैं। अगर उनका वोट डालने के लिए टाइमिंग के साथ ईवीएम मशीन के पास जाते हुए फोटो आती है कि वो जाकर के बटन दबाने जा रही हैं, इसमें कौन सा पाप हो जाएगा? कोई देख लेगा तो इसमें कौन सा पाप हो जाएगा कि बहु बेटियों की फोटो सार्वजनिक हो जाएगी? कह रहे हैं बहु बेटियां फेसबुक पर फोटो लगा रही हैं,
बहु बेटियां इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रही हैं, बहु बेटियां मॉल में घूमने जा रही हैं, बहु बेटियां मार्केट में जाकर खरीदारी कर रही हैं, बहु बेटियां मंदिर में और मस्जिद में पूजा इबादत करने जा रही हैं, मस्जिद में मतलब किसी धार्मिक स्थल पर जा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या उस फुटेज को देख लेने से किसी की निजता का उल्लंघन हो जाएगा? मतलब बूथ के अंदर वोट डालने कौन जा रहा है ये दिखाई दे देगा कि कितने बजे तक कितने लोग और कौन कौन गए, ये देख लेने से निजता का उल्लंघन हो जाएगा? इस सवाल का जवाब ज्ञानेश कुमार साहब ही दे सकते हैं कि आखिर वो कौन सा लॉजिक दे रहे थे। वो उनके लॉजिक से इस देश में सहमत होने वाले लोग मुझे लगता है कि बेहद कम होंगे। क्या पुरुषवादी मानसिकता और महिलाओं को पर्दे में रखने और घर में चूल्हे चौके तक सीमित रखने वाली मानसिकता से ग्रसित आदमी का नाम है ज्ञानेश कुमार? आखिर इस तरह की हिम्मत आज के दौर में ज्ञानेश कुमार ने कैसे कर दी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहु बेटियों को, बहनों को, महिलाओं को पर्दा सिस्टम में रखना चाहते हैं, वो घर में बंद रखना चाहते हैं, उन्हें सार्वजनिक जीवन में नहीं आने देना चाहते। इससे तो इसी मानसिकता की बू आ रही थी कि वो नारी स्वतंत्रता को, महिलाओं की और समानता का अधिकार जो हमारे संविधान ने दिया है, इसके घोर विरोधी के तौर पर अपना प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से ज्ञानेश कुमार क्यों कर रहे थे? इस सवाल को लेकर के अगर कोई रिट या पीआईएल भी होती है, क्या ये बहु बेटियों का अपमान नहीं है? बहु बेटियों और महिलाओं का, बहनों का, माताओं का सबसे बड़ा अपमान यही है कि उन्हें पर्दा सिस्टम में घर की चार दीवारी के अंदर बंद रखने की मानसिकता के साथ इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बात कर रहा है कि वोट डालते हुए या वोट डालने के लिए बूथ के अंदर जाते हुए फोटो दिख जाएगी तो उससे उनकी निजता का हनन हो जाएगा। शर्म आती है ऐसे आयोग पर, शर्म आती है संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए ऐसे लोगों के इस तरह के बयानों पर। क्या कर रहे हैं वो? एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये कह रहे हैं कि बेटी को बूथ के अंदर जा रही है वोट डालने तो उनका नाम और उनका चेहरा सामने मत आने दो। ये हालात यदि आज बने हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये लगता है कि टीएन सेशन और जेएम लिंगदो का आयोग कहां से कहां पहुंच गया। इतनी सारी जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में आखिर हम क्या माने? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो आरोप लगाए गए, राहुल गांधी ने लगाए, वोट अधिकार यात्रा उनकी चलेगी 16-17 दिनों तक, पूरे बिहार के कई हिस्सों से गुजरेगी, अलग अलग हिस्सों से गुजरेगी और लगभग संपूर्ण बिहार कवर करने की तैयारी है। क्या जवाब देगा आयोग? 19 तारीख तक जब डेटा अपलोड होगा उसके बाद जो असल खेल होना है कि 65 लाख में कितने लोग पलायन नहीं किए हैं और कितने लोगों का गलत नाम कटा है 2 जगह बताकर, और कितने जीवित लोगों को मृत बताया गया है। उसके बाद 19 से 22 के बीच में, 19 की शाम तक अपलोड करना है 5 बजे तक, 20 और 21 2 तारीखें हैं, 20 और 21 तारीख में बहुत कुछ लोग इकट्ठा कर लेंगे, बहुत कुछ इकट्ठा कर लेंगे, कई हजार लाख लोगों के नाम भी इकट्ठा हो सकते हैं अगर कथित तौर पे जानबूझकर गैर इरादतन तरीके से नाम हटाए गए हैं तो। सवाल यह है कि सच को छुपाने के लिए इतनी पर्देदारी क्यों हो रही है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा देने में आनाकानी की जा रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा देने से भी निजता का उल्लंघन हो रहा था, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने आदेश दिया कि देना होगा। स्टेट बैंक को भी, चुनाव आयोग को भी देना पड़ा। कौन से निजता का उल्लंघन हो गया? अब सवाल ये उठता है कि जिनके नाम काटे गए हैं उनकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर दे दी जाएगी तो निजता का कौन सा उल्लंघन हो जाएगा? राइट टू प्राइवेसी के दायरे में क्या ये बातें उस तरह से देखी जाएंगी जिस तरह से राइट टू प्राइवेसी की, निजता के अधिकार की परिभाषा तय की गई है? कई सारे बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन सवालों का जवाब दिए बिना लोकतंत्र में लोकतंत्र के महापर्व को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के जो दावे किए जाते हैं, न तो वो स्वतंत्र हो पाएगा और न ही निष्पक्ष हो पाएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये लाइन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में जब चुनाव आता है तब दिखाई देना शुरू होता है, लेकिन कितना स्वतंत्र? यही स्वतंत्र कि इलेक्शन में वोट डालने कौन गया उससे वो जान जाने से बहु बेटियों की निजता का उल्लंघन हो जाएगा? यही स्वतंत्रता कि इलेक्शन के समय में एसआईआर शुरू कराया जाएगा? इतने दिनों से एसआईआर क्यों नहीं हुआ? और एसआईआर के लिए आधार और एपिक को क्यों नहीं अलाउ किया गया? सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, उसके मंतव्य के बावजूद आधार का नोटिफिकेशन अब तक क्यों नहीं आया कि आधार भी 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर दर्ज होगा?
और इन्हीं सब मांगों को लेकर यदि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या तेजस्वी यादव और लालू यादव समेत पूरा इंडिया अलायंस सड़कों पर उतर रहा है, तो सड़कों पर उतरने से उन्हें दिक्कत किसे हो रही है? आखिर इतनी मिर्ची क्यों लग रही है कि छुट्टी के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? दरअसल गलत कामों को छिपाने के लिए ये दुनिया का उसूल है, पुरानी परंपरा है कि जो भी कवायद, जितनी भी कवायद की जाती है, मामला उतना उलझता जाता है। एक झूठ को दबाने के लिए 10 झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है और वहीं से वो झूठ भी बेनकाब होना शुरू होता है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि ज्ञानेश कुमार झूठ बोल रहे हैं, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, कतई नहीं कह रहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मंशा के खिलाफ है, लेकिन चुनाव आयोग यदि पर्देदारी कर रहा है तो लोगों के ऊपर संदेह बढ़ेगा। पर्देदारी किससे? लोकतंत्र में नागरिक से, उन नागरिकों से जिनके द्वारा सरकारें चुनी जाती है, सरकारें बनाई जाती है। पर्देदारी करने के लिए पर्दा सिस्टम को यदि लोकतंत्र में सामने रखा जाएगा तो चाहे ज्ञानेश कुमार हो या राजीव कुमार हो, जनता को यही दिखाई देगा कि इस देश में जैसे गोदी मीडिया एक बन चुका है, उसी तरह से संवैधानिक संस्थाओं का गोदीकरण तो शुरू नहीं हो गया है। कहा गया कि एफिडेविट के साथ अपना जवाब दाखिल करें वरना जनता से माफी मांगे। एफिडेविट के साथ जवाब क्यों दाखिल करें? क्या थाने में कोई व्यक्ति एफआईआर करने जाता है तो उसे एफिडेविट देना पड़ता है क्या? कि अगर ये केस झूठा होगा तो उल्टा उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, अगर ये केस गलत निकला, वो साबित नहीं कर पाया तो उसे उल्टा उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। ये विधान कब से लेकर आ गए? यानी कोई गलती बताए, उस गलती की जांच करने की बजाय उसको डराने धमकाने की कोशिश कि एफिडेविट दो तब तुम्हारी बात सुनेंगे। ये कौन सा आयोग है? ये कौन से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की परंपरा है? ये इस देश के लोग भी समझ रहे हैं। क्या आपने कभी क्रिकेट के मैदान में देखा है कि अपील करने के बाद अगर एलबीडब्ल्यू का डिसीजन नहीं होता है, डीआरएस में बताया जाता है नहीं है, तो उस कप्तान या उसकी टीम को पनिश किया जाता है? अपील करना उनका काम है, एग्जामिन करना आयोग का काम है। अगर महादेवपुरा की वोटर लिस्ट राहुल गांधी ने सामने लाई, उस वोटर लिस्ट के बारे में कहा कि एक वोटर 4 जगह, कोई 2 जगह वोट डाल रहा है, आप ला करके दिखा देते। इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास वोटर लिस्ट होती है जिसमें नाम टिक किया जाता है, वो ला करके दिखा देते कि हाँ एक ही जगह दिया है, 4 जगह नहीं दिया है वोट। वो दिखा भी नहीं रहे, उल्टा एफिडेविट मांग रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग के पास मौजूद है और सवाल उनको लेकर के उठ रहे हैं, उन्हें तो सबसे पहले डाल देना चाहिए वेबसाइट पर या अपने ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पेज पर। ये पहले डाल देना चाहिए कि ये देखिए राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे और एफिडेविट मांग रहे हैं। तो इस तरह की कवायद संदेहों को और बढ़ाती है और लोकतंत्र में संस्थाओं के प्रति संदेह का बढ़ता जाना लोकतंत्र की असफलता की पहली कहानी को लिखने की तरह होता है। अब आगे आगे देखते हैं। वोटर अधिकार यात्रा एक तरफ, उसमें लोगों का हुजूम और जुनून एक तरफ, और दूसरी तरफ सिस्टम के द्वारा सरकार के तहत और सरकार के बाहर जो स्वायत्त संवैधानिक संस्थान है उनके द्वारा जो कोशिशें हो रही है वो दूसरी तरफ। जरूरी सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। जिन वोटर्स ने बिना डॉक्यूमेंट के फॉर्म जमा किया उनका वोटिंग राइट बचेगा तो कितनों का बचेगा तो क्या उन्हीं का बचेगा जो सत्ताधारी दल के वोटर हैं या वोटर माने जाते हैं, या उनका भी बचेगा जो विपक्षी दलों या गठबंधन के सामाजिक समूह या उस आधार के वोटर माने जाते हैं? इन सब को लेकर के जो जवाब आने चाहिए थे कि चाहे वोटर कोई भी हो, वोटर होता है, वो जवाब मिल जाना चाहिए, वो जवाब नहीं दिया गया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं मजाक का विषय वस्तु बन गई है। इस मजाक के विषय वस्तु को संवैधानिक संस्थाओं के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं को मजाक से ऊपर होना चाहिए। मैंने खुद अपना उदाहरण अपने घर में कौन कौन से लोगों को इस आयोग ने वोटर बना दिया है, वो उदाहरण मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि आपको भी पता हो कि राहुल गांधी नहीं, खुद मेरे जैसे लोग भी इस मामले के भुक्तभोगी हैं कि हो क्या रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।